हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड योर प्रिपरेशन मस्ट बी गोइंग वेल। आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, और जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडिया की हिस्ट्री में। 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच ये मुफ्त व्यापार समझौता होना बहुत बड़ी बात रही। ठीक है, तो उसी से शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। द वेरी फर्स्ट आर्टिकल टुडे वी हैव मदर ऑफ ऑल डील्स। कहा जा रहा है ये सभी डील्स की मदर है। जितनी भी डील भारत ने आज तक करी हैं, सबसे बड़ी डील जो है वो इंडिया, भारत और ईयू की डील रही है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में यहां पर साइन हुई है। ठीक है, इस पर डिटेल्ड एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या हुआ है। इस डील के तहत कुछ चीजें यूरोपियन यूनियन को फायदा पहुंचेगा और कुछ तरह से इंडिया को फायदा पहुंचेगा, इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। और यहां पर एक चीज है, क्या क्या यहां पर नहीं इंक्लूड किया गया इसमें डील में। तो सबसे पहले हम इन चीजों पर देखते हैं कि क्या क्या नहीं मिला है इस डील में। नो कंसेशंस ऑन आइटम सच एज चिकन एंड राइस। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिए। नो कंसेशन किस पर? चिकन पर और राइस पर। चावल पर और चिकन पर कोई कंसेशन नहीं दिया गया है। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए क्यों नहीं दिया गया होगा। इसलिए नहीं दिया गया ये कंसेशन ताकि हम इंडिया अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाए। ठीक है, अपनी जो फूड सिक्योरिटी है भारत की, वो मजबूत करने के लिए इस स्टेप को यहां पर लिया गया है। दूसरी चीज आप देखेंगे, नो एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। एनर्जी और रॉ मटेरियल, यहां पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं साइन किया गया इन दोनों चीजों पर। ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिया जो है एनर्जी सेक्टर में अपना डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, और रॉ मटेरियल पर भी यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तीसरी चीज देखें, अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर रिजेक्टेड बाय इंडिया। भारत ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर नाम से एक चैप्टर था, उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सस्टेनेबिलिटी पर यहां ध्यान नहीं दिया गया। यहां पर एनवायरमेंट पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत पर्टिकुलर है अपने एनवायरमेंट को लेकर। एग्रीमेंट ऑन जोग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई को लेकर यहां पर कुछ बात नहीं करी गई है। जीआई को लेकर भी यहां पर कोई बात नहीं करी गई है। ये तीन चीज, जो चीज नहीं है वो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज होती है। कोई कंसेशन नहीं मिला है चिकन और राइस पर फूड सिक्योरिटी को लेकर, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है एनर्जी और रॉ मटेरियल को लेकर, जोग्राफिकल इंडिकेशन और सस्टेनेबल चैप्टर जो है वो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके समझने के लिए। ठीक है, भारत को क्या क्या फायदा मिलेगा यहां पर? भारत की टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स और स्पाइसेस, मसाले, टेक्सटाइल, ठीक है, गारमेंट्स, इंडियन गारमेंट्स, इनको बहुत ज्यादा फायदा यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, क्यों फायदा मिलेगा? और यहां से फायदे का इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज ये है, इन सेक्टर्स में टेक्सटाइल, लेदर, स्पाइसेस, जेम्स में यहां पर विमेन बहुत ज्यादा, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत है इंडिया का, तो यहां से वुमेन एम्पावरमेंट को एक बूस्ट मिलेगा। ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा कोटा बेसिस पर 1.6 मिलियन टन ऑफ स्टील को। ठीक है, स्किल्ड इंडियन वर्कर्स जा सकेंगे 27 कंट्रीज, जो यूरोपियन यूनियन की 27 देश हैं, वहां पर इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के वर्कर्स इजीली जा सकेंगे। कार्बन बॉर्डर टैक्स पर यहां पर बात करी गई। ठीक है, फेस्ड आउट टैरिफ्स ऑन आर्म एंड एम्यूनिशन, इस पर भी यहां पर बात कही गई यूरोपियन यूनियन को। जबकि दूसरी तरफ क्या मिला है, 90% टैरिफ जो है यूरोपियन गुड्स पे जो लगाया जाता था, 90% तक गुड्स जो है टैरिफ फ्री कर दिए गए हैं। वाइन और स्पिरिट्स पर बहुत ड्यूटी कम करी गई है। कार्स पर ड्यूटी कम करी गई है। एयरबस एयरक्राफ्ट, प्रोसेस फूड पर, ठीक है, और मशीनरी एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीजें यहां पर कर दी गई हैं। ये तीनों लीडर्स हैं यूरोपियन यूनियन के और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी। हमने यहां पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। लैंडमार्क एग्रीमेंट यहां पर साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में। भारत को क्या फायदा मिला, यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा मिला, और इन चीजों में क्या क्या
साइन नहीं हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो चीजें साइन नहीं हुई हैं वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक बार देख लेंगे, राइस और चिकन को लेकर कुछ साइन नहीं हुआ है क्योंकि हमें फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। एनर्जी और रॉ मटेरियल को लेकर कोई चीज साइन नहीं हुई है। जीआई को लेकर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर कुछ साइन नहीं हुआ है। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है सस्टेनेबिलिटी चैप्टर को कंप्लीटली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रुपी डिप्लोमेसी का। ठीक है, दिस आर्टिकल इज ऑफ रुपी डिप्लोमेसी। ठीक है, ये आर्टिकल हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन जी, उनके द्वारा, और एनआर भानुमूर्ति जी जो कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चेन्नई के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। पूरा आर्टिकल समझते हैं क्या लिखा गया है, ये रुपी डिप्लोमेसी क्या चीज़ है। ठीक है, ये आप समझेंगे और इस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो रंगराजन जी ने यहाँ कहा है कि अभी करेंट सिनेरियो जो भारत में चल रहा है वो ये चल रहा है, हमने अपनी जीडीपी को एस्टिमेट लगाया है कि जो हमारी जीडीपी है वो 7.4% से ग्रो करेगी, 7.4% से ग्रो करेगी, ऐसा फोरकास्ट यहां पर किया गया है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं न्यूज़ में जीडीपी। इसके बाद जो हमारा करंट इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है, वो इन्फ्लेशन के डेटा के अनुसार हमारा इन्फ्लेशन फिलहाल में 1.33% है। ठीक है, ये हमारा डेटा आया हुआ है। इसके साथ हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हमारा लो है, बहुत कम है। अब तीन चीजें यहां देखी, क्या तीन चीजें देखी भाई? हमारी जीडीपी भी अच्छी ग्रो कर रही है 7.4% पे, हमारा इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं है 1.33% है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम है, फिर भी क्या हो रहा है? रुपी की वैल्यू फॉल कर रही है। रुपी की वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है। ऐसा क्यों? सारे पैरामीटर्स अच्छे चल रहे हैं लेकिन फिर भी रुपी की वैल्यू फॉल कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर यह सवाल पे डिस्कशन किया गया है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो यहां पर आरबीआई के गवर्नर जो हैं उन्होंने कहा है ये जो रुपी की वैल्यू फॉल हो रही है, इट इज नॉट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से ये रुपी फॉल नहीं कर रहा है, फॉल कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से। जियो पॉलिटिक्स इज द रीजन। और ग्लोबल पॉलिटिक्स इज द रीजन, कारण है ये जो जियो पॉलिटिक्स दुनिया में चल रही है। वो क्या जियो पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया में? हम देख रहे हैं यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी दुनिया में क्या किए हुए हैं? इंस्टेबिलिटी लगाए हुए हैं। कभी बोलते हैं 10% टैरिफ लगाओ, फिर 2 महीने बाद बोलते हैं इसे 25% और लगाओ, फिर बोलते हैं 10% और लगाओ। ये कहानी चलती आ रही है। अब ये टैरिफ का गेम जो यूएसए खेल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये टैरिफ वाले गेम से जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, इनके बीच में, इन्वेस्टर्स के मन में डर बैठा हुआ है। ठीक है, ये फियर में है, फियर ऑफ 50% टैरिफ ऑन इंडिया। इन्हें लग रहा है भारत पर यूएसए टैरिफ बढ़ाता जाएगा क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है वो स्ट्रांग है इस सिलसिले में। तो यहां पर क्या किया है, ये इन्वेस्टर्स ने पुल आउट कर लिया है इंडियन मार्केट से, पुल आउट फ्रॉम इंडियन मार्केट। भारतीय मार्केट से इन इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने अपना पैसा बाहर निकाल दिया है। अब पैसा बाहर निकाला है तो क्या हुआ? डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है और रुपी की जो वैल्यू है वो घट गई है। सिंपल लॉजिक, नथिंग एल्स। ये हुआ है यहां पर। ठीक है, निवेशकों ने अपना पैसा बाहर निकाल लिया है, उसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है और रुपी की वैल्यू कम हो गई है। यही सिंपल रीजन है जियोपॉलिटिक्स, जिसकी वजह से ये रुपी की वैल्यू फॉल हो रही है। अब यहां पर
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये जो टैरिफ शॉक्स लगे हैं, ठीक है, ये टैरिफ शॉक्स लगे हैं यहां पर। अब यहां पर बात करी गई है कि दो तरह की चीजें होती हैं इस टैरिफ शॉक से उभरने के लिए। क्या कर सकता है आरबीआई? डेप्रीसिएशन कर सकता है और डिवैल्यूएशन कर सकता है। डेप्रीसिएशन या फिर डिवैल्यूएशन, ये दो चीजों का सहारा यहां पर भारत ले सकता है। भाई डेप्रीसिएशन क्या किया दोनों केसेस में अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरा दी जाती है, ठीक, गिर जाती है। डेप्रीसिएशन के केस में वो अपने आप गिरती है ड्यू टू सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई रीजंस, ठीक है। डिमांड और सप्लाई की वजह से यहां से रुपये की वैल्यू गिर जाएगी। डिवैल्यूएशन ये हम जानबूझकर करते हैं, डेलिबरेट डिवैल्यूएशन, ठीक है। जो करेंसी की हमारी वैल्यू है उसे हम डिलिबरेटली जानबूझकर यहां पर गिराते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेलिबरेटली जब हम इस चीज को गिराते हैं, जानबूझकर जब हम अपनी रुपीस की वैल्यू जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रुपी है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो डेप्रीसिएशन हो सकता है या फिर डिवैल्यूएशन हो सकता है। डेप्रीसिएशन उस केस में होता है, ये अपने आप होता है जब मार्केट में सप्लाई और डिमांड का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है। डिवैल्यूएशन जानबूझकर किया जाता है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, दोनों केसेस में या तो डेप्रीसिएशन हो या डिवैल्यूएशन हो, इसमें क्या होता है, कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं, कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। ये कौन करता है? चाइना करता है। चाइना डिवैल्यू करता है अपनी करेंसी को और उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री है। चाइना का पूरा जो इकोनॉमी चल रही है वो एक्सपोर्ट से चल रही है, हर चीज एक्सपोर्ट करना जानता है चाइना। लेकिन इंडिया, भारत क्या है, इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री है। इंडिया, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। इस केस में अगर हम डेप्रीसिएशन या डिवैल्यूएशन करेंगे अपनी करेंसी का, तो हमारा इंपोर्ट नुकसान हो जाएगा, एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। यहां पर इंडिया, इसलिए यहां पर बताया गया है कि इस चीज से काम नहीं चलेगा, डेप्रीसिएशन या डिवैल्यूएशन से काम नहीं चलेगा। इसलिए आरबीआई गवर्नर जी ने कहा है नीड फॉर डिप्लोमेसी, कि भाई डिप्लोमेसी, टॉक टू यूएसए। जैसे आप यूरोपियन यूनियन से बात कर रहे हैं, ऐसे ही यूएसए से भी बात कीजिए, यहां पर बात करी गई है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और कही गई है यहां पर, पहली चीज डिप्लोमेसी की बात करिए, फिर उसके बाद पीपल की अवेयरनेस बढ़ाइए, पीपल्स अवेयरनेस रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज के रिगार्डिंग लोगों की अवेयरनेस बढ़ाइए, ये बात यहां पर करी गई है। और ये पूरा जिस्ट था इस पूरे टॉपिक का, ठीक है, जो हमने यहां चीज देखी। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पूरी चीज को, क्या है, ठीक है। सी रंगराजन जी ने कहा है, एक चीज कही है यहां पर, इंडिया को सलाह दी गई है रुपी डिप्लोमेसी करने की। रुपी डिप्लोमेसी करने का सीधा सा मतलब है यहां पर, देखिए यहां ये चीज लिखी है, क्या लिखी है, कैपिटल आउटफ्लोज आर हिटिंग द रुपी, दीज आउटफ्लोज विल कंटिन्यू टू टेक्स प्लेस अंटिल इंडिया एंड यूएस कम टू एन अंडरस्टैंडिंग। जब तक भारत और यूएसए के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी तब तक ये चीज सुलझने वाली नहीं है। क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है, तीन चीजों पर उन्होंने बात करी गई है। उन्होंने कहा जीडीपी जो है हमारी 7.4% से ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन 1.33% है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा कम है, फिर भी हमारी रुपये की वैल्यू गिर रही है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक फैक्टर्स तो सारे अच्छे हैं, इकोनॉमी की वजह से तो रीजन है ही नहीं, इकोनॉमिकल रीजंस आर नॉट देयर।
इकोनॉमिकल रीजंस है ही नहीं रुपये की डिवेल्युएशन के पीछे। क्या रीजंस हैं? जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स इज द रीजन। क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स रीजन है? भाई यूएसए इंस्टेबिलिटी करा हुआ है, टैरिफ टैरिफ का जो गेम यूएसए यहां पर खेल रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनमें फियर बैठा हुआ है कि इंडिया पर कम से कम 50% का टैरिफ लगेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट से अपना पैसा खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। पुल आउट फ्रॉम इंडियन मार्केट, भारत के मार्केट से अपना पैसा जो भी इन्होंने लगाया हुआ है उसे निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और इंडियन रुपये की वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है। ठीक है, यहां पर यह बात करी गई है। आरबीआई के पास ये टैरिफ शॉक्स हैं, तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन है आरबीआई के पास, डेप्रीसिएशन या डिवैल्यूएशन। दोनों केसेस में रुपये की वैल्यू को कम कर देना। डेप्रीसिएशन तब होता है जब डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर रुपये की वैल्यू कम हो जाए, डिवैल्यूएशन जानबूझकर हम कर दें। दोनों केसेस में अगर हम करेंगे तो रुपये की वैल्यू घट जाएगी, लेकिन इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, लेकिन इंडिया नहीं कर सकता। ये चाइना जैसे देश करते हैं जो कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होते हैं, जिनमें एक्सपोर्ट बहुत होता है। इंडिया क्या है, इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री है, भारत में इंपोर्ट ज्यादा होता है। इस इंपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर उन्होंने कहा है डिप्लोमेसी करने की जरूरत है। आप यूएसए से बात कीजिए और यहां पर इस चीज का हल निकालिए। ठीक है, रुपी डिप्लोमेसी, दिस वाज द आर्टिकल। और साथ में बात करी गई है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाइए मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, ये यहां पर रुपी डिप्लोमेसी की बात करी गई है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अ स्पार्क टू ड्राइव इंडियाज ईएलवी ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है इंपॉर्टेंट चीज ये, आप इस चीज को समझेंगे। यहां पर एलसीवी की बात करी गई है। एलसीवी क्या होता है भाई? एलसीवी, एलसीवी होता है लाइट कमर्शियल व्हीकल। लाइट, हल्के, कमर्शियल, जो कि बिजनेस में यूज होते हैं, वो वाली गाड़ियां। एग्जाम्पल, छोटा हाथी, आपने सुना होगा ना, लॉरी जो होती हैं, छोटा हाथी सुना होगा, ऐड देखा होगा, छोटा हाथी, जिसमें सामान लोड करके हम पहुंचाते हैं। मंडीज में आप गए हो, अगर आप कभी मंडीज में गए हो, जो ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन्हीं छोटे छोटे टेम्पो ट्रक्स में भर के जाती हैं। ठीक है, इन्हीं चीज को बोलते हैं हम लाइट कमर्शियल व्हीकल। क्या बोला जाता है? लाइट कमर्शियल व्हीकल, एलसीवी। अब ये जो एलसीवीज होते हैं ना, जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? ई कॉमर्स जो है हमारा, ई कॉमर्स का बैकबोन है। जितने भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो की डिलीवरीज होती हैं, उनमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं ये। इंडिया की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर ये रखते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये नहीं होंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास जो डेली नीड्स की शॉप होती है, वहां पर एक छोटे सा ट्रक आता है, छोटा सा टेम्पो आता है, उसमें सामान लोड होकर आता है, लोडिंग अनलोडिंग वाले जो टेम्पो होते हैं, या फिर मूवर्स एंड पैकर्स की गाड़ियां आपने देखी हो, तो वो यही काम करते हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे हैं नंबर्स में, नंबर्स में बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं। अब इस नंबर के कारण क्या होता है, यहां पर ये पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, तो हायर CO2 एमिशन है, इनकी वजह से बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन का कारण बने हुए हैं ये एलसीवीज। हाई लेवल ऑफ CO2 emission is there because of these light commercial vehicles. लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के कारण यहां पर जो कार्बन का एमिशन है, CO2 एमिशन है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमने देखी। अब यहां पर बात करी गई है, हमें नीड है टू शिफ्ट टू ELCV, ELCV की तरफ आने का, मुख करने का अब समय आ गया है। हमने ई स्कूटी ले आए हम, ठीक है, ई कार्स ले आए, अब ई ट्रक्स भी लाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो चीज है ये थोड़ी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? ELCV
इज कॉस्टलियर। जब ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, ट्रक ड्राइवर्स को अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करी जाए उनके लिए, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम क्या करें कि इंजन अपग्रेड कर लें। उन्हें इंजन अपग्रेड करना ज्यादा सस्ता पड़ता है ईएलसीवी के मुकाबले, ठीक है। और भाई ट्रक ड्राइवर्स हैं या ट्रक ओनर्स हैं, वो इंजन अपग्रेडेशन की तरफ ही जाएंगे, वो महंगा ऑप्शन क्यों चुनेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है, यहां पर सुपर क्रेडिट्स लॉन्च करे गए हैं। सुपर क्रेडिट्स, सरकार बोल रही है हम यहां पर आपको सुपर क्रेडिट्स देंगे अगर आप ईएलसीवी परचेस करेंगे, ठीक है। ईएलसीवी परचेस करने के लिए यहां पर टू टर्न टू ELCVs, दिस इज वॉट द गवर्नमेंट हैज कम अप विथ, ठीक है। यहां पर सरकार इस आइडिया के साथ आई है। यहां पर आप देख सकते हैं एक टर्म है यहां पर कैफे नॉर्म्स, कैफे रेगुलेशंस। कैफे रेगुलेशंस क्या है? कैफे रेगुलेशंस की अगर हम बात करें, कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जो पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलती हैं वो कैफे रेगुलेशंस के तहत चलती हैं यहाँ पर, और यही एलसीवी की बात करी गई है। और इस चीज को यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं, द प्रपोज्ड फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स फॉर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स कुड बिकम टर्निंग पॉइंट विद स्मार्ट पॉलिसी डिजाइन, स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड एंड स्ट्रेटेजिक ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर बात करी गई है सुपर क्रेडिट्स की जो सरकार दे सकती है आने वाले समय में। दिस वॉज अ जस्ट यहाँ पर, ठीक है। स्कीम चलाई गई है पीएम ई ड्राइव इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। इस स्कीम का आप नाम लिख सकते हैं पीएम ई ड्राइव इंसेंटिव स्कीम। ये इस पूरे आर्टिकल में था, ठीक है। बहुत स्टेट्स इसमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस तरह की स्टेट्स जो हैं यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है। फ्यूचर ऑफ वर्क की यहां बात करी गई है। इंडियन यूथ और भारत के जो नए लेबर कोड्स आए हैं उनसे रिलेटेड यहां पर बात करी गई है। क्या बात है, पूरी चीज को समझते हैं डिटेल में। यूथ, अभी फिलहाल में यूथ एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, यूथ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भारत में अभी फिलहाल युवा रोजगार से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है वो यहां पर सबसे पहले एनालाइज करी गई है। क्या सिचुएशन है यहां पर, ठीक है, क्या सिचुएशन है यहां पर। इंडिया में यंग पॉपुलेशन एडवांटेज है। इंडिया के पास क्या है? यंग पॉपुलेशन का एडवांटेज है। हम देख चुके हैं इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो इंडिया के पास क्या है? यंग पॉपुलेशन का एडवांटेज है। बट एक दिक्कत है यहां पर। भाई क्या दिक्कत है? प्लीज सोचिए, थोड़ा सा सोचिए और उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात यहां पर करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की हम बात यहां पर करें तो वो है 46.5%। 46.5%। देखिए ये डेटा आपको याद नहीं करना है, चीजें समझनी है बस। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फिलहाल में यूथ का कितना है इंडिया में? 46.5% है। ये बहुत कम है, बहुत कम है। ये जो है 15 टू 29 ईयर्स के लोग, 15 टू 29 ईयर्स के लोगों का डेटा है। 15 से लेकर 29 साल तक के जो लोग काम कर रहे हैं वो 46.5% लोग ही काम कर रहे हैं। 50% से कम इस एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उसमें 50% लोग भी काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। और जो 30 से लेकर 59 ईयर्स तक के लोग हैं, इनके वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करी जाए तो वो है 76.4। वो ज्यादा काम कर रहे हैं यंग पॉपुलेशन के मुकाबले, ठीक है। यंग पॉपुलेशन के मुकाबले यहां पर जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो ज्यादा काम कर रही है। यंग पॉपुलेशन इज वर्किंग लेस इन कंपैरिजन विद द एडल्ट पॉपुलेशन। एडल्ट पॉपुलेशन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कम है, ठीक है। दो चीजें याद रखने की हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है यहां पर, यूथ
अनएम्प्लॉयमेंट। युवा बेरोजगारी है यहां पर, ठीक है। कितनी बेरोजगारी है युवा? 10.2%, 10.2% बेरोजगारी है युवाओं के बीच में, ठीक है। यूथ की बात करी जा रही है यहां पर। और एडल्ट्स में, ओल्डर एडल्ट्स की बात करें, ओल्डर एडल्ट्स, तो उसमें 1% से भी कम अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ पा रहे हैं आप? ओल्डर एडल्ट्स में 1% से भी कम अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 10.2% है, ठीक है। जेंडर गैप है यहां पर, जेंडर गैप। फीमेल्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। यंग वुमेन पार्टिसिपेशन, यंग वुमेन पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें यहां पर, तो यंग वुमेन का पार्टिसिपेशन है 28.8%। 28.8% यंग वुमेन की पार्टिसिपेशन है। यंग मैन की बात करें, यंग मैन की बात करें 63.5%। मैन आर मोर एम्प्लॉयड देन वुमेन। महिलाएं कम वर्कफोर्स में हैं पुरुषों के मुकाबले। यंग की बात चल रही है यहां पर, 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अर्बन, यंग विमेन अनएम्प्लॉयमेंट। शहरों में भी ये चीज देखने को मिल रही है। शहरों में जो महिलाएं, यंग महिलाएं हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 20.1% है। ये करंट सिचुएशन है भारत में यूथ की पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। एक बार इसे क्विकली देखते हैं। क्या है भाई, ये जो आर्टिकल कह रहा है ये इंडिया की यूथ की बात कर रहा है। यहां पर बताई गई है पहले कि अभी फिलहाल में सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है, इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है बहुत सारी, लेकिन दिक्कत है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है 15 से 29 सालों का यंग पॉपुलेशन का जो लेबर फोर्स है वो 50% भी नहीं है, 46.5% है। जबकि ओल्डर एडल्ट्स 30 से 59% की एज वाले लोग 76.4% एम्प्लॉयड हैं। यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट 10.2% है और ओल्डर एडल्ट्स 1% से भी कम अनएम्प्लॉयड हैं। जेंडर गैप, यंग वुमेन 28% है सिर्फ, यंग मैन 63% है, ठीक है। अर्बन में विमेन अनएम्प्लॉयमेंट है 20.1। ये बात करी जा रही है यंग पॉपुलेशन की, ठीक है। तो यंग वर्कर्स क्या कर रहे हैं फिर? इसमें दूसरी चीज यहां पर बात करी गई है, जो यंग मैन और विमेन हैं, यंग वर्कर्स हैं, वो भाई कर क्या रहे हैं आखिर? तो सबसे पहली चीज इसमें बताई गई है, इनफॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं। इनफॉर्मल जॉब्स में एम्प्लॉयड हैं ये लोग, लगभग 90%, 90% तक जो यंग एडल्ट्स हैं 15 से 29 साल तक, ये इनफॉर्मल जॉब कर रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल जॉब बहुत तरह की, जो इनफॉर्मल सेक्टर वाली चीज आती है। अनपेड फैमिली वर्क कर रहे हैं, अनपेड फैमिली वर्क कर रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये प्रॉपर फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर का पार्ट नहीं है। दे आर इनफॉर्मल, डूइंग इनफॉर्मल जॉब्स, अनपेड फैमिली वर्कर्स में काम कर रहे हैं, या फिर गिग इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गिग इकोनॉमी में है। गिग इकोनॉमी में भी इनका बहुत अच्छा खासा पोर्शन है। फिलहाल 77 लाख पॉपुलेशन जो है, फिलहाल करंट की डेट में 77 लाख पॉपुलेशन जो है, ये 2021 तक का डेटा है इसके मुकाबले, ठीक है। इसी चीज को, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, नो सोशल सिक्योरिटी, नो सोशल सिक्योरिटी, कोई भी सोशल सिक्योरिटी यहां पर नहीं है इन लोगों के पास। नो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर है तो इनफॉर्मल की तरह कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नहीं है। तो अब जो नए लेबर कोड्स आए हैं, न्यू लेबर कोड्स विल हेल्प द यूथ, ये यूथ की मदद करेंगे, ठीक है। ये यूथ की मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? सबसे पहली बात करी गई इसमें फॉर्मलाइजेशन एंड सिक्योरिटी की, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन एंड सिक्योरिटी,
जो यंग पॉपुलेशन है उसे फॉर्मल सेक्टर की तरफ पुश किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा और सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। नेशनल मिनिमम वेज की बात करी गई है यहां, नेशनल मिनिमम वेज की जो वेज है वो मिनिमम वेज एक सेट हो जाएगी, उससे कम वेज नहीं दे सकते आप यंग पॉपुलेशन को, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर्स और गारंटीड वेज, अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड गारंटीड वेज की बात करी गई है यहाँ पर कि जो वेज है वो गारंटीड फॉर्म में आपको मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे ताकि आप फॉर्मली इस चीज में रहें, ठीक है। पैरिटी फॉर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये पहली चीज यहाँ पर, पहली जो बात करी गई है इसमें। इसके अलावा दूसरी बात करी गई है सोशल प्रोटेक्शन की, ठीक है। सोशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा यंग पॉपुलेशन को। सोशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम रिफॉर्म्स करेंगे हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, मैटरनिटी रिलीव्स दी जाएंगी, मैटरनिटी लीव्स पे काम किया जाएगा, यहां पर स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा यंग यूथ के, जैसे स्कीम्स चलती हैं ना, पीएम कौशल विकास योजना, इस तरह की स्कीम्स को यहां पर बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। गिग प्लेटफॉर्म बनाने की बात करी गई है यहां पर, और यहां पर कर्नाटक जो है पहला राज्य बन चुका है जिसने गिग प्लेटफॉर्म ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है, इसे लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा, लीगल रिकॉग्निशन यहां पर दिया जाएगा। नेशनल एंड स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड्स बनेंगे, नेशनल एंड स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड्स बनाए जाएंगे, यहां पर इस चीज की बात करी गई है। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट यहां पर रखा गया है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होगी पूरे प्रोसेस में, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी और फेयर हायरिंग होगी। जो लोग चुने जाएंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा वो किसी पक्षपाती तरीके से नहीं, फेयर हायरिंग का प्रोसेस दिया जाएगा। मैंडेटरी है रिपोर्ट करना वैकेंसीज को, मैंडेटरी वैकेंसीज रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आएगा यहां पर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की बात करी गई है इसमें, और यंग वर्कर्स को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यंग वर्कर्स को बेनिफिट्स दिए जाएंगे, लीव, ग्रेच्युटी, हेल्थ कवर, छुट्टियां, ग्रेच्युटी, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह की चीजें यहां पर उन्हें प्रदान की जाएंगी, ये पूरी बात करी गई है, ठीक है। एक बार क्विकली इसे गो थ्रू कर लेते हैं। क्या है यहां पर, हमने देखा कि फिलहाल में क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब जो यंग वर्कर्स हैं वो कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनपेड फैमिली वर्क कर रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या गिग इकॉनमी में है। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए नए लेबर लॉज आए हैं, वो हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, फॉर्मलाइजेशन करी जाएगी, सिक्योरिटी दी जाएगी, नेशनल मिनिमम वेज, एक मिनिमम वेज क्राइटेरिया यहाँ पर सेट किया जाएगा नेशनल लेवल पर, अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे और गारंटीड वेज दी जाएगी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर, ठीक है। सोशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिए जाएंगे, मैटरनिटी रिलीव्स दिए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट पे काम कराया जाएगा। साथ ही गिग प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, लीगली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जैसे कर्नाटक ने कर दिया है, गिग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। नेशनल और स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड्स बनाए जाएंगे इनफॉर्मल यंग लोगों के लिए। ट्रांसपेरेंसी और फेयर हायरिंग की जाएगी, जितनी वैकेंसी है उन्हें रिपोर्ट करना मैंडेटरी होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जैसा एचआर वाला जो काम होता है ना, ह्यूमन रिलेशंस वाला, वो यहाँ पर किया जाएगा। लीव के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ग्रेच्युटी के बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें
इन नए लेबर कोड्स में की जाएगी। तो ये आज के आर्टिकल्स थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रही वो इंडिया ईयू रिलेशंस एफटीए जो टॉक्स हुए हैं, सक्सेसफुल कंप्लीशन वो रहे हैं, वो वाली वीडियो आप जरूर देखें। दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। होप आप सभी को समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।